Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the third part of chapter number 4, supply. In previous two parts we have discussed few points related to the supply, their meanings of production, stock, the difference between stock and the supply. Then we have discussed what are the factors which will affect the supply, and we have ended our session by the most important point, that is functions of supply, okay, or the supply functions. So we have seen till now these points. So now we are starting with the new point, that is the most important one for the examination perspective, that is law of supply. Now what is considered as a law of supply? अब law of supply क्या कहा जाता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि डिमांड का चैप्टर था जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कौन सा था? लॉ ऑफ डिमांड था। क्यों? क्योंकि अभी आप 11th में हो, तो 11th से लेके जब तक अगर आप बीकॉम करो या बीबीए करो, दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री जाते हो, या तो फिर आप आगे बढ़ के पीएचडी या तो फिर कुछ भी करोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, जहां भी इकोनॉमिक्स आएगा वहां पे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई तो आने ही वाला है। तो ये यहाँ से ही अगर इसका बेस आपका अच्छा होगा तो आपको ये हेल्प करेगा टू गेट गुड मार्क्स इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब इसको अगर अच्छे से समझना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कर दिया फिर बंद कर दो, इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से पता चलेगी। सो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग, लेट्स स्टार्ट द सेशन। लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सप्लाई? जैसे हमको डिमांड में पता था कि देयर इज अ पर्टिकुलर प्राइस ऑन विच द डिमांड विल स्टार्ट। जैसे हमको पता था कि डिमांड कब स्टार्ट होती है, कभी कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस ले लो, उसके ऊपर डिमांड स्टार्ट होती है। Same way, the supply will also start at a particular price. अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है उसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क करके ये प्रपोर्शन डाला है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। When all factors affecting the supply are assumed to be constant, इसमें क्या बोला है? Factors affecting supply, that means determinants of supply। जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो उसमें कौन कौन से थे? दो मेजर पार्ट थे, एक था रिलेटेड टू प्राइस एंड सेकेंड आर अदर फैक्टर्स। अब रिलेटेड टू प्राइस में प्राइस के रिलेटेड था, और दूसरे कौन कौन से थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, ओके, फिर अदर फैक्टर्स के, ऐसे अलग अलग टाइप्स के फैक्टर्स थे। अगर ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे and as price increases the supply expands। अब expands का मतलब क्या है? अगर आपने चैप्टर 3 डिमांड पढ़ा हुआ है तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा कि expand का मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट थिंग कि आप ये वीडियो बंद करके सीधा डिमांड का वीडियो स्टार्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ओके। प्रीवियस जितने भी मैंने 15 या 16 वीडियोस अपलोड किए हैं वो देखो, फिर इस चैप्टर पे आओ, क्योंकि ये पूरा है एक सीक्वेंस में, ये सारी चीजें चलती है, तो इसको आपको पहले से देखना पड़ेगा। अब एक्सपांड्स मतलब क्या? एक्सपांड्स मतलब एक अगर 10 है तो उसकी जगह पे 11 हो रहा है या तो फिर 12 हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग। क्लियर? इट इज इंक्रीजिंग। एंड व्हाट इज कंसिडर एज अ कॉन्ट्रैक्ट्स? कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? इट इज डिक्रीजिंग। अगर 10 है तो उसकी जगह पे क्या हो गया? 9 हो गया या तो फिर 8 हो गया। दैट मीन्स इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उस चीज का सप्लाई भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको पता चला कि आप कोई भी एक, समझ लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चेयर की वैल्यू 200 रुपीज है और मार्केट में उसकी प्राइस इंक्रीज हुई। अब हमने तो जो बना के रखी थी उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम बेचते थे कितने रुपए में? 200 रुपीज में। पर जब आप एक्चुअली मार्केट में उसको सेल करने के लिए जाते हो
तो आपको 300 रुपीज मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, यू विल ट्राई टू एक्सपांड योर सप्लाईज। क्यों आप सप्लाई क्यों बढ़ाओगे, क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ाओगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। सो दैट इज सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, पर अगर प्राइस कम हो गई, अगर 200 की जगह पे 150 150 रुपए आ गए तो क्या करोगे, तो फिर आप ट्राई करोगे कि सप्लाई कम हो, बंद नहीं कर दोगे, क्या करोगे, you will try to contract the supply, that means you are going to decrease the supplies. So ultimately it's a positive relationship between the price and the supply. अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। क्यों, क्योंकि अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दैट मीन्स प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा। दैट मीन्स इट्स अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई। पर अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करो तो क्या आएगा, तो उसमें आ जाएगा आपका नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, कौन सा रिलेशनशिप आएगा उसमें, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये चीज याद रखना, आपको आपकी यूनिट टेस्ट में भी ये चीज काम लगने वाली है। ओके, सो दैट इज सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे तो खत्म नहीं होता, इसको हम देखेंगे कैसे। इसके सम एजम्पशंस हैं, जैसे कि हमने कहा था ना कि ये सारी चीजें हम कांस्टेंट रखते हैं, और कांस्टेंट रखने के बाद लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का वेरिएंट चेक करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हमको कांस्टेंट्स रखनी पड़ेगी और कौन कौन से एजम्पशंस हम लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एजम्पशन कौन सा होगा, प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेशन में, तो हमने जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई किया था तो उसमें अदर फैक्टर्स में एक पॉइंट आता था, कौन सा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका है वो कौन सा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, same way there is no change in the prevalent state of technology. That means what kind of technology you have at present, that should be remain constant on the same point. That means अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी में नई चीजें ला रहे हो तो वो अभी मत लाओ, कोई भी चेंज मत करो, वो भी कांस्टेंट रहने दो। ये हमारा एजम्पशन है। Then the level of the competition will remain the same. That means न्यू सेलर आर नॉट देयर, न्यू प्रोड्यूसर्स आर नॉट देयर, वो सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे कि अगर पहले चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 ही थी इंडिया में, तो अभी भी वो 3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये सारे कौन से हैं, एजम्पशंस है। क्योंकि ये सारी चीजें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है, क्योंकि पूरे इंडिया का जब कैलकुलेशन करो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी जगह के पे कौन सा चेंज हुआ है। तो हमें ये सब एजम्पशन करना पड़ता है कि ये सारे पॉइंट्स सेम है, कांस्टेंट है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल करते हैं। ये सब कौन करता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाले लोग करते हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया हुआ होता है। ओके, देन एक्सेप्शंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस आर इग्नोर्ड एंड हेल्ड कांस्टेंट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जैसे कि हमने एक फैक्टर ऐसा भी पढ़ा था कि जिसमें हम क्या करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस आर गोइंग टू बी चेंज। जैसे कि मैंने उस टाइम पे कौन सा डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो गोल्ड की प्राइसेस की बात की थी कि फ्यूचर में इसकी प्राइस इतनी होने वाली है। ऐसे हम प्रिडिक्शन करते हैं ना कि अभी 51,000 चल रहा है तो फ्यूचर में ये बढ़ के 50 या 60,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। बट we have to ignore that kind of concepts too. ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। Then the other factors like the government policy भी चेंज नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चेंज नहीं होगी, नेचुरल फैक्टर्स दैट मीन्स नेचुरल कैलेमिटीज भी नहीं होने वाली, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी। ये सारी चीजें जब कांस्टेंट रहेगी तब हम लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल करेंगे। सो these are some assumptions of the law of supply. I hope आपको ये पता चल गया होगा। Next one, that is schedule diagram and the explanation of the law of supply. Okay, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये आपको ड्रॉ करके अच्छे से याद रखना होगा। अब यहाँ पे देखो x एक्सिस और y एक्सिस पे दोनों अलग अलग चीजें दी है। उसके पहले टेबल देखो, टेबल में क्या वैल्यू दिया है, प्राइस ऑफ द एप्पल्स पर केजी इन रुपीज।
पर केजी इन रुपीज प्राइजेस कितनी है, पहले 50 रुपए थी, फिर 60 हुई, 70 हुई, 80 हुई और 90 हुई। ओके, उसके सामने सप्लाई कितना हो रहा है, पहले केजी कितना बिकता था, सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन केजी, जब आपकी गुड्स की प्राइस 50 रुपीज थी, दैट मीन्स एप्पल की प्राइस 50 रुपीज पर केजी थी, तब आप क्या करते थे, 200 केजी ऑफ एप्पल का सप्लाई करते थे। as you know, when there is increase in price, that means 50 से लेके 60 हुआ, तो अब आपका सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, that means it will expand। तो देखो यहाँ पे 200 से लेके ये कितना हुआ, 200 से लेके हो गया आपका सीधा 400। okay, same way if the price has increased by 10 rupees, again that means it is increasing, so again it will expand। पर अगर आप 90 का एक एग्जांपल ले लो और उसके बाद 80 को कंपेयर करो, इफ द प्राइस आर रिड्यूस, 90 से लेके 80 हुई, कम हुई, तो ये क्या हो गया, उसने सप्लाई तो किया, पहले 1000 केजी करता था, उसकी जगह पे अब कितने कर दिए, 800, तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट मीन्स डिक्रीजिंग। सो इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई। तो अब यहाँ पे देखो, ऑन एक्स एक्सिस we have taken supply of apples in kg, on y axis we have taken price of the particular apples। अब यहाँ पे क्या है, ये 200, 400, 600, 800, 1000 एंड 1200 जैसे स्केल्स ले लिए। अब स्केल हमने मेजर करके क्या किया, पॉइंट्स दिए ए बी सी डी एंड ई। अब आपका जो एस एस वाला लाइन हो रहा है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा योर सप्लाई कर्व। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सप्लाई कर्व, एंड एज यू नो इट इज नॉट द डाउनवर्ड वन, इट इज द अपवर्ड। इसे क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, अपवर्ड ग्राफ कहा जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड होता है, लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड होता है। ओके, तो ये आपको पता चल गया, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, अपवर्ड होगा, और लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। सेम वे सप्लाई का जब आप रिलेशनशिप की बात करो, तो प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। पर जब आप डिमांड की बात करोगे, तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ a most important one, that is relationship between the price and the supply। अब प्राइस एंड सप्लाई के बीच में आपको ये तो पता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पर उसके रीजंस क्या है, तो इसके दो रीजन है। तो आपको ये दोनों रीजन थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। कौन कौन से रीजन है, वन दैट इज सेलर्स परस्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि अगर मैं एक सेलर हूं या तो फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि मुझे मार्केट में से मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से मिलेगा, दैट इज माई ट्रायल। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कोई भी एक प्रपोर्शन में मिले, और मैं क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस एक्सपांड करूं। ये मेरा एक बेसिक मोटो होगा। ओके, सो व्हेन द प्राइस राइजेस दे विल सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो अब वो क्या करेंगे, जैसे कि पहले क्या था, एप्पल की प्राइस 50 रुपीज थी, अब वो 90 रुपीज हो गई, तो उनको पता चला कि नाउ वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। So that's why that is the first reason of positive relationship between the price and the supply। अब दूसरा रीजन क्या है, when the price rises, those producer who were not willing to sell their stock at lower prices they will start selling। जैसे कि आपको पता है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन दैट इज एबिलिटी टू सेल एंड सेकंड दैट इज विलिंगनेस टू सेल। ओके, एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल। अब ये दोनों चीज की अगर आप बात करो, तो जैसे कि आपको पता था कि 50 रुपीज में क्या करते हो, आप मार्केट में सेल करते हो, पर 30 हो जाए तो क्या करोगे, बंद कर दोगे ना बेचना। तो 30 पे आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। पर अब सिचुएशन ऐसी है कि प्राइस बढ़ के हो गई 70 रुपीज। तो जो लोग अपना स्टॉक रखे हुए थे, बेच नहीं रहे थे, वो क्या करेंगे, नाउ दे विल स्टार्ट सेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। okay, when the price will increase of that particular good। So that's why there is a positive relationship between price and supply।
अगर मैंने आपको कोई भी एक टेस्ट हो उसमें ऐसा पूछ लिया कि एक्सप्लेन द रीजन व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन price and the supply. So what will be your answer? So these two are the reasons and that will be your answer. Now the next point, that is exception to the law of supply. ये आखिरी पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से देख लो. व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ? तो यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है. एक आता है रेयर गुड्स और सेकंड आता है पेरिशेबल गुड्स. अब रेयर गुड्स मतलब क्या? रेयर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो इजीली अवेलेबल मार्केट में नहीं है. ओके, इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ. जैसे कि आप ले लो कोई एंशियंट हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक कि हड़प्पा संस्कृति थी. ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर जो भी आपको चीजें मिली हुई होगी तो वो तो रेयर आर्टिकल हुए ना. तो वो रेयर आर्टिकल अगर आप ढूंढने जाओ तो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. तो अगर वो रेयर आर्टिकल का ऑक्शन हुआ और ऐसी कोई भी एक चीज मिली और उसने मार्केट में सेल करने के लिए रखी, उसकी वैल्यू रखी 1 लाख रुपीज, उसकी 2 लाख रुपीज वैल्यू कर दोगे पर सप्लाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो रेयर आर्टिकल है, उसका दूसरा कोई एक ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, एक ही तो चीज है. ओके, तो सप्लाई इसमें नहीं बढ़ेगा. सेम वे द पेरिशेबल गुड्स आर इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज कॉल्ड एज पेरिशेबल गुड्स? द गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड आफ्टर 1 or 2 days. इसे हम बहुत सारे दिनों तक रख नहीं सकते. इट बिकम्स पेरिशेबल. दिस आर पेरिशेबल इन नेचर. थोड़े दिनों बाद वो क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं. इसको आपको 1 or 2 डे में कंज्यूम करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फॉर एग्जाम्पल कर्ड, फिश, मीट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर पेरिशेबल इन नेचर. 2-3 दिन में बिगड़ जाती है. तो अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो क्या सप्लाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइस बढ़ी, अगर मिल्क का एक पैकेट आपका 30 रुपीज का आता है, उसकी प्राइस बढ़ के 40 रुपीज हुई, तो क्या उसका सप्लाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि वो तो पेरिशेबल इन नेचर है. आप ज्यादा सप्लाई करोगे पर एक्चुअली अगर डिमांड नहीं होगी तो वो तो आगे जाके नुकसान होने वाला है सप्लायर को. तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. सो एग्जांपल नंबर 1 फॉर रेयर गुड्स, दैट इज एंशियंट कॉइन्स. अगर आप कुषाण संस्कृति के ले आओ कॉइन्स तो आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? या तो फिर कनिष्क के टाइम के कॉइन्स ले आओ तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? फिर ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिले, ओल्ड बुक्स मिले, जैसे कि गांधी जी ने अपने हैंड राइटिंग में कोई बुक लिखी हुई हो, वो अगर आपको मिल जाए. ओके, फिर एंशियंट हैंडीक्राफ्ट्स आपको कुछ मिल जाए. तो ये सारी चीजें रेयर आर्टिकल्स हैं, इसके सप्लाई नहीं मिलते. अगर इसकी प्राइसेस भी बढ़ेगी फिर भी इनके सप्लाई नहीं बढ़ेंगे. सो दिस इज वन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब जिसे हम अपवाद बोलते हैं ना, इसे अपवाद कहा जाता है. ये याद रखना. ओके, नाउ द पेरिशेबल गुड्स, व्हाट आर द एग्जांपल? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, फ्लावर्स. These are some of the examples of the perishable goods. आई होप मैंने आपको जितना आज समझाया है आपको ये सारी चीजें पता चल गई होगी. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज share this video to your friends and family. I am uploading the video for the standard 11th and 12th commerce students for the subject economics and accountancy. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.